हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आकांक्षा शर्मा और मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ यूपीएससी कंटेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जो मुझे बायजूस की तरफ से मिला है फाइनली। और मैंने उसका सिलेबस भी निकाला है कैसे यूपीएससी की तैयारी करें। तो मैंने बायजूस से मुझे सारा सिलेबस भी मिला है, मुझे सारी बुक्स भी मिली हुई हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। और ये रहा सारा बायजूस की बुक्स का वो सारा। ये हिंदी मीडियम्स की बुक है, मुझे इंग्लिश मीडियम की भी बुक प्रोवाइड हुई है। इसमें से मैं अभी 3 बुक्स आपको दिखा रही हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और राम शरण शर्मा की किताब जो है वो एंशंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। ये सारी किताबें हमें दी गई हैं। उसके साथ साथ विश्व इतिहास भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और मैं बताने वाली हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बुक मटेरियल प्रोवाइड किया है। जितना भी बुक मटेरियल जो बुक कंटेंट रियली में होना चाहिए उन्होंने मुझे सारा वो बुक कंटेंट प्रोवाइड किया है। मैं आपको दिखा रही हूँ बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास है और हम लोग यही पढ़ते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में बिपिन चंद्रा का स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं और एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी एनसीईआरटी एक हम लोग स्तर से निचले स्तर से शुरू करते हैं, तब उसको ले जाते हैं उच्च स्तर तक। ये एडवांस लेवल की तैयारी में काम आती है। और निचले स्तर में भी बिपिन चंद्रा सभी पढ़ते हैं। बिपिन चंद्रा का स्पेक्ट्रम सभी ने पढ़ा होगा। इसका सिलेबस अगर बात करें बायजूस वालों की तरफ से जो बुक मुझे प्रोवाइड हुई है उसमें सिलेबस बिल्कुल कुछ खास नहीं है। विपिन चंद्रा की बुक में सिलेबस कैसा है हमारा, मैं आपको बता दूं। जैसे 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज, 18वीं सदी का भारत का राज्य कैसा था, भारत में कैसे राज्य थे, उसका समाज कैसा था, इस बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। जिसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को भी हमें बताना है, मराठा शक्तियों और उनका उत्थान भी बताना है, उसके साथ साथ उनका पतन भी बताना है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। सामाजिक अर्थव्यवस्था दे रखी है, शिक्षा, समाज और सामाजिक संस्कृति और समाज और सांस्कृतिक जीवन जितना भी दे रखा है सब कुछ, सब इस पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने दिया है। उसके बाद अगर चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 2 की तरफ आए तो भारत में यूरोपियों का आगमन दे रखा है। यूरोपियों के आगमन के अंतर्गत बहुत सारी हेडिंग्स दे रखी हैं, कुछ खास नहीं। हाँ, खास हेडिंग दे रखी है, कुछ खास नहीं, बहुत खास हेडिंग है। बाय मिस्टेक निकल गया। यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर, जिसमें पूर्वी व्यापार में एक नया दौर स्टार्ट हुआ था। उस समय आप सभी ने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्वी व्यापार के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ये तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से अंग्रेजों ने हमको लूटा था। एंड के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार उनमें 1600 से लगाकर 1744 तक दे रखा है। 1744 वहीं बंगाल, हैदराबाद, ये सब शासन वगैरह दे रखे हैं। बंगाल का शासन सिराजुद्दौला, ठीक है, इन सब के बारे में भी दे रखा है, सब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। हैदर अली के बारे में भी। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव भी दे रखा है। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, बंगाल पर अंग्रेजों का कब अधिकार हुआ, इन सब के बारे में भी बताया गया है। उसके साथ साथ अंग्रेजों की जो बंगाल में प्रशासन की दोहरी व्यवस्था थी उसके बारे में, जो वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो हम जानते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के युद्ध के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो आप जानते ही हैं, उसको पुलिस सिस्टम का ज्ञाता माना जाता है, पुलिस सिस्टम का मतलब फादर माना जाता है। उसने इंडिया में पुलिस सिस्टम को बनाने में बहुत हमारी हेल्प की थी। हमारी नहीं, अपनी खुद की हेल्प की थी, हमारी क्यों हेल्प करेंगे। 1786 से 1793 की बात है ये। अब बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, तो हम जानते हैं ये पहले गवर्नर जनरल रहे भारत के। लॉर्ड वेलेजली के काल में अंग्रेजों का प्रसार कैसा। लॉर्ड वेलेजली जो थे उनके काल में किस तरीके का प्रसार रहा, क्या रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल का प्रसार हम देखेंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासन के को सुदृढ़ बनाने का काम जो किया गया था डलहौजी के अधिकरण की नीतियों के तहत किया गया था। डलहौजी एक ऐसा व्यक्ति था ना जो भारत को आधुनिकीकरण की तरफ लेकर गया था, सबसे ऊपर लेकर गया था, आधुनिकीकरण भारत का किया था। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अपने इंडियंस में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो हम सब जानते हैं, उन्होंने भी आधुनिकीकरण की तरफ कदम बढ़ाया था। संचार सुविधा को भी अच्छा किया था। बाकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी सही की थी। उन्होंने भी, जैसे डलहौजी ने आधुनिकीकरण में रेलवे स्टार्ट कर दिया था, वैसे ही हमारे यहाँ के जो वो थे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आधुनिकीकरण की तरफ पहला कदम रखा था, जो संचार सुविधा को भी अच्छा बनाया और संसाधन को भी एक अच्छे उपयोग में भी लाया जा सकता था। इस तरह से आगे वो बढ़े,
ठीक है, मुंबई से थाने की 1853 में सबसे पहली ट्रेन डलहौजी ने चला दी। डलहौजी ने हम लोग को लालच दे दिया, हम लोग लालच में आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य एवं आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक ढांचा, ये चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है। 1757 से 1857 के बीच की है। 1857 के बारे में तो कौन नहीं जानता है। 1857 के बारे में तो यहाँ तो छोड़ो, विदेशों में भी लोग पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति ऐसी थी जो चिंगारी मेरठ से उठी थी, वो जाके कहाँ कहाँ पे लगी आप सभी जानते हैं इसके बारे में। ये सब चीज़ें बाद में एक्सप्लेन की जाएंगी, ये चैप्टर वाइज चलाया जाएगा जब, तब आपको एक सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। इसमें सरकार का ढांचा, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के बारे में 1757 से 1857 तक का सब दे रखा है। ठीक है, आप लोग बढ़िया मस्त पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 71 पेज नंबर पे है ये सब। चैप्टर नंबर 4 पर अगर हम आ जाएं तो ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीतियों के बारे में यहाँ पर दे रखा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो अच्छा कंटेंट अच्छा था, सब मुझे अच्छा लगा। इसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन सी 94 पेज नंबर पे दे रखा है ये सब। नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज और सेना, पुलिस, न्यायिक संगठन और सामाजिक और सांस्कृतिक नीति, लोकोपकारी कार्रवाइयाँ, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का प्रसार तो आप जानते ही हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले शिक्षा के शुद्ध होने की उस पर आगे कदम बढ़ाया था। 19वीं सदी के पूर्वाधार में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है चैप्टर नंबर 5 पे, 115 नंबर पे मिल जाएगा आप लोगों को, पेज नंबर पे। राजा राम मोहन राय पढ़ लीजिए, डेरोजियो और यंग बंगाल, ये सब देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब सुधारक रहे हैं जो कई सारी कुप्रथाओं को इन्होंने खत्म किया है। हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। ये सारा कंटेंट बायजूस ही दे रखा है। ये विपिन चंद्रा की किताब में दे रखा है, उन्होंने जो भी कंटेंट दिया है ना वो सब पूरा एकदम वैसे ही दे रखा है। अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो 1857 के विद्रोह की ओर मैं बढ़ूंगी। किसकी ओर बढ़ूंगी मैं? 1857 के विद्रोह की ओर मैं बढ़ूंगी। तो 1857 के विद्रोह में अगर मैं बात करूं तो सामान्य कारण रहे, तात्कालिक कारण रहे, विद्रोह का आरंभ रहा, विद्रोह की कमजोरियां क्या रही, उनका दमन कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन क्या आए? 1857 में लड़ाई झगड़ा हो गया, इसके बाद 1858 में क्या क्या प्रशासनिक कार्यक्रम हुए हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। 149 पेज नंबर पे ये आपको मिल जाएगा। और हाँ, 1857 की क्रांति 129 पेज नंबर यानी 129 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगी। इसमें हम प्रशासन और सेना में परिवर्तन क्या हुए, सार्वजनिक सेवाएं, रजवाड़ों के साथ संबंध, कैसे हमारे रजवाड़ों के साथ संबंध थे, बहुत अच्छे थे, संबंध तो बहुत अच्छे थे। अब ये तो आप पढ़ने के बाद ही जान सकते हैं कैसे संबंध थे। प्रशासन संबंधी नीतियां, जातीय शत्रुता, विदेशी नीतियां, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद 173वें पेज नंबर पर 8वां चैप्टर आपको मिलेगा जिसमें ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव देखेंगे। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, इसमें जो कृषि से रिलेटेड जो भी था, दरिद्रता और अकाल, ये सब देखने को मिलेगा। आधुनिक उद्योग का विकास भी हमें देखने को मिलने वाला है। और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तो शुरू ही हो गया था 1858 की 1905 तक। 1905 तो आप जानते ही हैं एक ऐसा दिन रहा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था। क्या बंगाल का विभाजन, सॉरी भारत का नहीं, बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। इसमें हम क्या पढ़ने वाले, जो विदेशी प्रभुत्व के परिणाम थे उनके बारे में हम जानेंगे। उसमें क्या रहा, देश का प्रशासनिकी एवं आर्थिक एकीकरण हम पढ़ने वाले हैं। पश्चिमी विचार और शिक्षा देखने वाले हैं। प्रेस और साहित्य की भूमिका देखने वाले हैं। भारत के अतीत की खोज, जी हाँ, हम इन सब के बारे में देखने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो भारत को सुधारने के लिए कई सारे सार्वजनिक सुधार और प्रशासकीय सुधार किए गए थे, उनके बारे में भी हम जानेंगे क्या क्या हुए थे इन सब चीज़ों का। और उसके साथ साथ आरंभ में राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार 1858 के बाद क्या हुए, चलिए जानते हैं इनके बारे में, देखते हैं। 215 पेज नंबर पे आपको मिल जाएंगे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, आपको 192 पेज नंबर पे मिल जाएगा। 192, मुझे हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 215 पेज नंबर 215 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 दे रखा है, धार्मिक और सामाजिक सुधार 1858 के बाद। धार्मिक सुधार हुए, खांसी आ रही है मुझे थोड़ा सा,
तो वही मैं बीच बीच में खास देती हूँ। इसके बाद सामाजिक सुधार की बात करें, स्त्रियों की मुक्ति, जाति प्रथा के विरोध संघर्ष, इसके बारे में हम सब जानेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन चैप्टर नंबर 11, उग्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद विकास के उग्र राष्ट्रवाद का विकास हम देखेंगे 1905 से 1918 के बीच में। ये सब दे रखा है 240 पेज नंबर पे, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा विपिन चंद्रा की किताब में। क्लास बंगाल का विभाजन, बंग भंग आप जानते हैं बहुत अच्छे से, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, अभी तो मैंने बताया उससे पहले। ठीक है, 1910 में बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया था, सुनने में आया, पर हुआ क्या, बंगाल का विभाजन तो वही गया था ना। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 से 1914 के बीच में। सांप्रदायवाद का विकास, उसके साथ साथ राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, सब जानते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले, जो पेज नंबर 274 पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वराज के लिए संघर्ष, स्वराज के लिए संघर्ष, ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में हम देखेंगे, इसमें मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड का सुधार, रॉलेट कानून महात्मा गांधी के नेतृत्व में संभाला गया था जो। उसके बाद अहमदाबाद के मजदूरों का हड़ताल, आप सभी इससे वाकिफ हैं। रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक। स्वराज्यवादी, इसके सबके बारे में हम पढ़ेंगे स्वराज के लिए संघर्ष फेज 1 में। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 में आ जाएंगे, जिसमें हम स्वराजवादी संघर्ष, स्वराज के लिए संघर्ष हम पढ़ेंगे फेज 2 में। 297 पेज नंबर पे आपको देखने को ये मिल जाएगा, नई शक्तियों का आविर्भाव, ये पढ़ने वाले हैं। नागरिक अवज्ञा आंदोलन, राष्ट्रवादी राजनीति 1935 से 39 की बात हो रही है। 1935 का भारत सरकार कानून जो पहला आया था, इसके बाद पहले आया था, और उसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल, समाजवादी विचार का प्रसार, किसान मजदूर आंदोलन, कांग्रेस और विश्व की घटनाएं, रजवाड़ों की जनता का संघर्ष, सांप्रदायिकता का विकास, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन, युद्धोत्तर काल का संघर्ष, ये सब हम विपिन चंद्रा की किताब में पढ़ने वाले हैं। गाइस, मैंने आपको ये विपिन चंद्रा की किताब का पूरा सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। इसके अंतर्गत इसका इनबॉक्स क्या है, मैंने आपको विषय क्रम मैंने आपको सारा समझा दिया है। ठीक है, ये सब इसमें दे रखा है, और बहुत ही मानचित्र भी दे रखे हैं, जिसमें 18वीं सदी के पूर्वाधर में भारत पेज नंबर 7 पे दे रखा है। इसके बाद मानचित्र नंबर 2 दे रखा है, 1705 ईस्वी में भारत में यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक केंद्र दे रखे हैं, पेज नंबर 40 पे आपको देखने को मिलेगा मानचित्र। मानचित्र नंबर 3, 1765 में भारत क्या था, 1765 में भारत के बारे में दे रखा है। इसमें ये मानचित्र आपको, मानचित्र नंबर 3 आपको 54 पेज नंबर पे देखने को मिल जाए, 54। मानचित्र नंबर 4, 1805 में भारत, 62 पेज नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मानचित्र 5, 1857 में भारत, 67 पेज नंबर पे आपको देखने को मिला। मानचित्र 6 आपको वर्मा का अधिकरण, 168 पेज नंबर पे देखने को मिलने वाला है। मानचित्र 7, जिसमें कांग्रेस अधिवेशन दे रखे हैं 1885 से 1947 तक के सारे अधिवेशन दे रखे हैं, जो 203 पेज नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये बुक उठाइए, खरीदिए, जो न्यू कमर्स है वो तो बिल्कुल खरीदें ये बुक और उनको पढ़िए। ये सारा और सारा का सारा कंटेंट आपका बायजूस का है। ये बायजूस क्या, ये विपिन चंद्रा का स्पेक्ट्रम ऐसे भी मिलता है, लेकिन बायजूस वालों ने दिया है तो बायजूस का टैग लगा कर दिया है, क्योंकि भाई उनकी कंपनी है तो अपनी कंपनी का टैग तो बुक में लगा कर जरूर देंगे वो। और उसके साथ साथ मुझे ये टैब भी प्रोवाइड किया है गाइज, ये रहा टैब, लेनोवो का टैब है और ये मुझे प्रोवाइड किया है उन्होंने। उसके साथ साथ सारी बुक प्रोवाइड की हैं। पहले तो मैंने इंग्लिश में सिलेबस खरीदा, मैंने इंग्लिश में कंफर्टेबल समझा तो मैंने इंग्लिश सिलेबस ले लिया। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं हिंदी सिलेबस लेती हूँ, मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, तो मैंने हिंदी सिलेबस भी ले लिया। तो नाउ एट दिस टाइम मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही कंटेंट मौजूद है। जी हाँ,
तो अब हम अपनी वार्तालाप यहीं पर ख़त्म करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको इसी तरीके से बायजूस का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी बुक्स हैं मैं सबके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बायजूस ने कुछ खास अपने नोट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं मुझे, सिर्फ और सिर्फ सभी की बुक्स प्रोवाइड की हैं। मैं आपको बुक लिस्ट एक बार में बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्ते।